नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स वाला नोवार क्लासेस में। आज की इस लेक्चर में दोस्तों हम अपने संविधान की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है कि हमारे संविधान की क्या विशेषता है, क्या क्या प्रावधान हमारे, एक बार हम इन चीज़ों को जान लेते हैं पहली बार में। ठीक है, मैं सारे टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, आप डोंट वरी रहें। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट मी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान की साइलेंट फीचर्स को देखते हैं, क्या विशेषताएँ हैं। राइट, देखिए, सबसे पहले बोला जाता है कि हमारा भारतीय जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा है और लिखित संविधान है। अच्छा, हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि आप देखोगे कि हमारे संविधान की भौगोलिक जटिलता बहुत अधिक है, विस्तार भी काफ़ी है। इस वजह से क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रावधान करने पड़े। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग प्रावधान कुछ डालने पड़े। ठीक है, जनजाति क्षेत्रों के लिए अलग, तो बहुत सारे प्रावधान करने पड़े, इससे हमारा संविधान बड़ा हो गया। ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है कि हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारे प्रावधानों को ले लिया गया है। ठीक है, इसलिए भी। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि हमारा जो संविधान है उसमें केंद्र का और राज्यों के दोनों के बारे में प्रावधान किया गया है। इस बात को भी समझेंगे तो समझ लीजिए कि सारे केंद्र पहले आपका जम्मू कश्मीर का केवल संविधान अलग था, बाकी सारे राज्यों का और केंद्र का एक ही संविधान था। अब तो जम्मू कश्मीर भी उसी में शामिल हो गया। सारे जो केंद्र के कानून हैं, जो भी हमारे संविधान है, वो सारे नहीं कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। राइट, ठीक है। और ये तीन कारणों के चौथा कारण क्या हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो संविधान था वो वकीलों द्वारा बनाया गया था। तो वकीलों की भाषा को आप जानते हो, बहुत ही जटिल भाषा होती है, उसको समझना बहुत कठिन हो जाता है। राइट, तो उसकी व्याख्या करनी पड़ती है, बहुत कुछ जोड़ा गया उसमें। ठीक है, उनकी व्याख्या करने के लिए, तो इसलिए संविधान काफ़ी बड़ा हो गया। राइट, चलिए, ये पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हमारा संविधान कैसा है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। राइट, चलिए सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। मैंने ये भी बता दिया आपको कि क्यों लंबा है, क्यों, ठीक है, इतना बड़ा कैसे हो गया। विभिन्न स्रोतों से विहित, वही बात है कि हमारा जो संविधान है के बारे में बोला जाता है कि एक उधार का थैला है, उधार का थैला या चेपी कार्य बोला जाता है। लगभग 60 देशों के संविधान को अध्ययन करने के बाद हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन लोगों ने तब जाके अपने संविधान का, भारतीय संविधान का निर्माण किया। राइट, थर्ड पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान है वो नम्यता और अनम्यता का समन्वय, मतलब ना ही ज्यादा लचीला है ना ही ज्यादा कठोर है। ठीक है, समझेंगे कैसे, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसमें ज्यादातर जो संविधान संशोधन होते हैं वो साधारण, ठीक है, बहुमत से हो जाते हैं। किससे? साधारण। और कुछ संशोधन ऐसे भी हैं जिनके लिए विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की अनुमति भी लेनी पड़ती है। समझ गए? तो यहीं पर मैं बताता हूं कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में, जिसमें दो प्रकार के संशोधन है। ठीक है, साधारण जो संशोधन है, हम बात करें कि कुल कितने प्रकार के, तो 3 हो जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 368 में 2 ही प्रकार के संविधान संशोधन की बात की गई है। एक तो विशेष बहुमत द्वारा और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति। समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसलिए न ज्यादा कठोर है हमारा संविधान, ना ही ज्यादा लचीला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय संविधान है। हमारा संविधान क्या है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, देखिए कैसे है, इनको पता होना चाहिए आपको। संघ के लक्षण पता होने चाहिए। और एकात्मक यानी क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें केंद्र को बहुत सारी शक्ति मिल जाती है, ठीक है, राज्यों को कम शक्ति रहती है उसमें। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रावधान हैं इसमें। देखिए, वैसे संघीय संविधान ही है हमारा। ठीक है, चलिए संघ के क्या लक्षण है, ये एग्जाम में आपको पता होना चाहिए। बताओ कि हमारे संविधान की कौन सी संघीय विशेषता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो, दोहरी सरकार की व्यवस्था है हमारे में, केंद्र की सरकार भी है, राज्य की, ये संघीय सरकार के लक्षण होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पावर ऑफ डिवीजन होता है। ठीक है, वर्टिकली पावर का डिवीजन होता है, और दूसरा क्या होता है, हॉरिजॉन्टली भी पावर का सेपरेशन होता है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये हॉरिजॉन्टली क्या है बेटा, क्षैतिज रूप से पावर ऑफ सेपरेशन है। दोनों की, तीनों की शक्तियां अलग अलग हैं। और उसके बाद वर्टिकली केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर उसके बाद स्थानीय सरकार, ये क्या है, पावर ऑफ डिवीजन कहलाता है। राइट,
चलिए, दोहरी लिखित संविधान है। जो लिखित संविधान है वो किसकी विशेषता है, ये आपको पता होना चाहिए। लिखित संविधान हमेशा संघीय संविधान की विशेषता होती है। कीप इट इन योर डीप माइंड। संविधान की सर्वोच्चता, हमारे यहाँ संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। जो संविधान में लिखा हुआ है उन्हीं के अनुसार हम चलते हैं। संविधान की कठोरता, यानी हमारा संविधान एकदम इतना लचीला भी नहीं है। बताया ना कि लचीला और कठोर, तो दोनों ही के गुण समाहित है, इसलिए संघीय कठोर भी है क्योंकि विशेष बहुमत की भी आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसे संशोधन जो साधारण बहुमत से ही हो जाते हैं, तो दोनों गुण हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे यहाँ बिल्कुल स्वतंत्र, और द्विसदनीयता, यानी हमारे यहाँ केंद्र और राज्य आप देखोगे तो लोकसभा और राज्यसभा है केंद्र में, ऐसे ही राज्यों में क्या होती है, राज्यों में भी द्विसदन हो सकता है। कुछ राज्यों में द्विसदन, कुछ में एक सदनी व्यवस्था है। तो द्विसदन की व्यवस्था है केंद्र में, संसद में, लोकसभा और राज्यसभा। ये सारे जो लक्षण हैं स्टूडेंट्स, ये सारे लक्षण हैं संघीय संविधान के, ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या लक्षण है, मैंने एक एक पॉइंट को अब देखते हैं हम। एकात्मक, यानी हमारा जो संविधान है वो यूनिटरी कैसे हो जाता है, एकात्मक कैसे हो जाता है। देखिए, सशक्त केंद्र, यानी केंद्र के पास ज्यादा अधिकार हैं, राइट। ठीक है, इसलिए एकल संविधान है। एकल संविधान मतलब राज्यों का और केंद्र का एक ही संविधान है, राइट। अलग अलग संविधान नहीं है। जैसे आप यूएसए में देखोगे तो वहां राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग संविधान है, इसलिए यूएसए का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। ध्यान रखें, यूएसए का जो संविधान है स्टूडेंट्स वो सबसे छोटा, क्योंकि उसमें 7 ही आर्टिकल हैं केवल। ठीक है, 1789 में यूएसए का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहां बात करें संविधान का लचीलापन। बताया ना कि लचीला भी हमारा संविधान। एकीकृत न्यायपालिका, राइट, एकीकृत न्यायपालिका, यानी केंद्र और राज्य सबके लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। ये नहीं है कि केंद्र के कानून के लिए अलग न्यायपालिका और राज्य के कानून के लिए अलग, नहीं। आप कहीं भी हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी राज्य के लिए भी और केंद्र के कानून के लिए भी, तो एक ही न्यायपालिका है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है केंद्र, तो राज्यपाल होता है वो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है, समझ रहे हो। तो इससे क्या है कि आप राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि शक्ति एक ज्यादा हो गई। ठीक है, इसमें राज्य का बहुत कम रोल होता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती है। अखिल भारतीय सेवाएं, आर्टिकल बेटा 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई है। ऑल इंडिया सर्विसेज की का गठन किया जाता है, तो इसमें भी क्या है, केंद्र का ही महत्व है, क्योंकि राज्यसभा को यह अधिकार होता है कि वह नई अखिल भारतीय, राज्यसभा को अधिकार होता है अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का, नई अखिल भारतीय सेवाओं को, जैसे आईपीएस, आईएफएस, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जिनका गठन किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और वो दोनों के लिए कार्य करती हैं, केंद्र और राज्य दोनों के लिए सर्विस देती हैं, समझ गए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी के प्रावधान। तो ये क्या, इमरजेंसी की जब लागू होती है तो केंद्र को अधिक शक्ति मिल जाती है बेटा। ठीक है, तो वहां पर एकात्मक संविधान हो जाता है हमारा। ठीक है, तो दोनों ही गुण विद्यमान है। ठीक है, इस वजह से हमारे संविधान के बारे में कुछ विचारकों ने अपने अपने विचार दिए हैं, उन्हें जान लेते हैं। केसी वियर ने कहा है अर्धसंघ, ये बेटा आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे वीडियो में आपको एक भी फालतू बातें नहीं मिलेंगी, सारी बातें इंपॉर्टेंट है, हर बात को ध्यानपूर्वक सुनना है। केसी वियर ने अर्धसंघ बोला है, यानी सेमी फेडरल बोला है, राइट। ये ध्यान रखें किसने बोला है अर्धसंघ, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, सौदेबाजी का संघ। ध्यान रखिए बार्गेनिंग, आपको पता होगा बेटा कि आज के समय में जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है किसी भी सरकार को, तो क्या होता है, फिर बार्गेनिंग होती है। उसके संसद, वो सांसदों को वो काटते हैं, दूसरे दल के सांसदों को, तो वो क्या एक तरह से, ठीक है। तो ये किसने कहा है, मॉरिस जोन्स ने, बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, राइट। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव सहकारी संघ, सहकारी संघ, ग्रेलवेल ऑस्टिन ने बोला सहकारी संघ कैसा है। अब जैसे आप देख रहे हो इस समय क्या है कि राज्य और केंद्र मिलकर के कार्य कर रहे हैं। जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसमें क्या है कि केंद्र और राज्य भी सहयोग से आपस में कोऑर्डिनेशन बना के कार्य, तो इसको बोला जाता है सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, तो ग्रेनवेल ऑस्टिन ने ऐसा, बार्गेनिंग फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो राज्य की सरकारें हैं वो अपनी के हमें ज़्यादा चाहिए, हमें कम चाहिए, इस तरीके का क्या होता है, हमें मतलब टैक्स वगैरह, कर की जो बातें होती हैं, ठीक है, केंद्र सरकार से वो पैसा मांगती हैं, तो उसमें बार्गेनिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है
चौथा पॉइंट आप देखेंगे फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी केंद्रीयता की प्रवृत्ति के साथ संघ। तो ये सर आइवर जेनिंग्स ने बोला है। आपको पता ही है कि हमारा जो संविधान में केंद्र को क्या है, कभी कभी केंद्र ज्यादा सशक्त हो जाता है, तो ऐसा इसलिए बोला गया है, राइट। चलिए अब थोड़े से कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। मैंने बहुत अच्छे से बेटा आपको, इससे क्या है कि आपको अपने संविधान के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी, राइट। देख रहे हो ना एक ही वीडियो में। सरकार का संसदीय रूप, हमारे यहाँ क्या है, संसदीय रूप को अपनाया गया, संसदीय व्यवस्था को, ठीक है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली को। जैसे यूएसए में क्या है कि वहां पर राष्ट्रपति जो है अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का भी होता है और सरकार का भी प्रमुख होता है। लेकिन अपने यहाँ राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए अपने यहाँ दो तरह की नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका होती है, ठीक है। तो संसदीय रूप को दूसरा नाम होता है बेटा वेस्टमिंस्टर रूप या उत्तरदायी सरकार, क्योंकि यहाँ पर जो सारे संसद के सदस्य होते हैं वो लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी। जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद की बात करेंगे, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, ठीक है। इसलिए इसको मंत्रिमंडलीय सरकार भी बोलते हैं, ठीक है, कैबिनेट सरकार भी बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट हम पॉइंट समझते हैं संसदीय संप्रभुता या न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय। समझे, यानी संसद की सोवरेनिटी और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में कोऑर्डिनेशन है। देखिए समझिए, देखो हमारे यहाँ जो जुडिशरी को भी बहुत सारे अधिकार हैं और संसद को भी, क्योंकि संसद कोई सा भी कानून बना सकती है और न्यायपालिका उस कानून को चेक कर सकती है। समझ रहे हो ना, चेक एंड बैलेंस, उस कानून को चेक कर सकती, उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है कि कहीं ये लोगों के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं तो कर रहा। यदि वो उल्लंघन कर रहा है तो वो उस कानून को क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। समझ रहे हो, तो कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। यदि न्यायपालिका ने कोई निर्णय दे दिया तो उसके खिलाफ संसद क्या है, नियम बना सकती है, नया नियम बना सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। तो दोनों में समन्वय है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तो आप जान ही गए, पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी एकीकृत न्यायपालिका है ये कौन सी, एकात्मक संविधान की विशेषता है, और स्वतंत्र न्यायपालिका है ये किसकी विशेषता है, संघीय संविधान की। कीप इट इन योर माइंड। मौलिक अधिकारों की बात, हमारे जो संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, ठीक है गाइस, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों की क्या की गई है, चर्चा की गई है। संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। अभी जब प्रारंभ में क्या था, मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, ठीक है, जिसमें से 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा एक मौलिक अधिकार को, यानी जो संपत्ति का अधिकार था, उसको क्या कर दिया गया था, कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। अभी वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। अच्छा, इन मौलिक अधिकारों से क्या होता है कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, स्टूडेंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको बोलते हैं हम डीपीएसपी, राइट। ये जो होते हैं ये आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक इनकी चर्चा की गई है। भाग कौन सा है, 4। मैं इस पे भी सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा किस किस भाग में क्या है। मूल अधिकार कौन से भाग में है, भाग 3 में इनकी चर्चा की गई है, ठीक है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये क्या होते हैं, इनसे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है और एक कल्याणकारी राज्य की, वेलफेयर राज्य, स्टेट की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में। जो मौलिक, अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, जो भारतीय संविधान के स्रोत क्या है उन पर अलग लेक्चर, इसलिए मैं इसमें नहीं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य आपके संविधान के भाग 4 कम है, किसमें है, संविधान के 4 कम है और आर्टिकल 51 का है, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य मूल संविधान नहीं था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसको शामिल किया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। प्रारंभ में इसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, यानी जनता, हम अपने अधिकारों की बात तो कर देते हैं लेकिन क्या हमारे देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या हमने कभी इनके बारे में चर्चा की है, नहीं। ये भी पता होना चाहिए कि हमारे भी तो देश के हित के बारे में, जब हम कोई भी दंगा कर देते हैं, सरकारी संपत्ति को जला देते हैं, तो वो सब क्या है बेटा, खिलाफ है, वो आपका मौलिक कर्तव्य का आप दुरुपयोग कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मौलिक कर्तव्य में क्या होता है, आपको देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है, देश की संपत्ति को नष्ट नहीं करना है, ये सारे मौलिक कर्तव्य में लिखे हुए हैं, इनको पढ़ो अच्छे से, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों की
भी चर्चा की गई है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, ये संविधान हमारा कैसा है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है। आपको पता है कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें क्या लिखा हो गया है कि पंथ निरपेक्ष शब्द दिया गया। मैंने क्या बताया कि पंथ निरपेक्ष का इंग्लिश अर्थ होता है बेटा सेकुलर, ठीक है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सेकुलर का धर्मनिरपेक्ष, लेकिन हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष ही लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है। इसका अर्थ हमेशा धर्मनिरपेक्ष लोगे, तो धर्मनिरपेक्ष इसीलिए यहाँ पर पंथ निरपेक्ष नहीं लिखा। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और वह समस्त धर्मों के साथ क्या है, समान व्यवहार करेगा। तभी तो आप देख रहे हो हमारे यहाँ देश का कोई धर्म नहीं है, सारे धर्मों की क्या है, समान व्यवस्था की जाती है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है। चलिए, यही होती है धर्मनिरपेक्षता। चलिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है अपने यहाँ। अपने यहाँ के जो चुनाव होते हैं वो युवा वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं, 18 वर्ष की आयु है। अच्छा ध्यान दें, पहले ये आयु 21 वर्ष थी, फिर ये 18 वर्ष कर दी गई, वोटिंग का जो राइट है सभी को है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ध्यान रखिए कि 18 वर्ष की उम्र कब की गई, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा। नेक्स्ट है एकल नागरिकता तथा भारतीय नागरिकता। ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, फिर दोबारा से इसको देख लेते हैं। एकल नागरिकता क्या है, केंद्र और राज्य की एक ही नागरिकता होगी, अलग अलग नागरिकता नहीं है। अच्छा, यूएसए में क्या होता है कि केंद्र की नागरिकता अलग और राज्यों की नागरिकता अलग होती है, ठीक है। अपने यहाँ ऐसा नहीं है कि हम यूपी के नागरिक हैं फिर उसके बाद भारत के नागरिक हैं, नहीं, आप क्या माने जाते हो, भारत के ही नागरिक माने जाते हो। जिससे ये कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें हमने अपनी प्रस्तावना में देखा था कि एकता, अखंडता और भाईचारे को बढ़ावा देना है। तो भाईचारे का बढ़ावा करने के लिए, बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए ही एकल नागरिकता का प्रावधान डाला गया है, ठीक है। चलिए, अच्छा, हमारे संविधान में बहुत सारे स्वतंत्र निकायों का भी प्रावधान है। स्वतंत्र निकाय यानी फ्री बॉडी, उनको अपने अधिकार हैं, राइट, इसको ध्यान रखें। तो क्या है, जैसे निर्वाचन आयोग है, ठीक है, निर्वाचन आयोग, और दूसरा क्या, कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये इसकी व्यवस्था, और संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक है। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में है, ठीक है, कैग 148 आर्टिकल में है, और संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों आर्टिकल 315, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, ये स्वतंत्र हैं, इनको ये संवैधानिक निकाय हैं इसलिए, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान की चर्चा की गई है, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस की चर्चा की गई है, ठीक है। चलिए, तो ये राष्ट्रीय आपातकालीन प्रावधान के बारे में आप देखोगे, आर्टिकल 352, ये राष्ट्रीय तीन तरह के आपातकाल हैं अपने संविधान में, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल है आर्टिकल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 365 में, आर्टिकल 360 में, 360 में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है, ध्यान रखो। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा है, और आर्टिकल 360 में, ये 360 में वित्तीय, अभी तक हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है, ध्यान रखें। इनको मैं डिटेल में बेटा पढ़ाऊंगा यहाँ पे, इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हमें यहाँ संविधान की विशेषताओं के बारे में जानना है, ठीक है। लास्ट है त्रिस्तरीय हमारे यहाँ व्यवस्था, यानी कि हमारे यहाँ स्थानीय सरकारों की व्यवस्था की गई है, ध्यान रखें। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को क्या है, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, जिसके तहत भाग 9 जोड़ा गया था, और अनुसूची कौन सी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें 29 विषय दिए गए हैं। 29 विषयों पर क्या है कि ये पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसको 73वां और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को क्या है, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, जिसके लिए कौन सा, 12th शेड्यूल 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और भाग 9 का जोड़ा गया था, ठीक है, 9 का, ठीक है। इसमें इनके जो विषय की यदि हम बात करें तो कितने विषय हैं, 18 विषय दिए गए इसमें, ठीक है। नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए, और इनको पंचायतों को, ग्राम पंचायतें जो थी उनको 29 विषय दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमने क्या है कि डिटेल में अपने संविधान की विशेषताओं के बारे में काफ़ी सारी बातें जान ली हैं, राइट। तो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो
गाइस वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट जरूर करें बेटा। कमेंट करके आप अपने सुझाव बता सकते हो, कोई परिवर्तन करना है, कुछ सुधार करना है तो आप जरूर बताइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन हिट कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।